अभी ये बुझ गई अगर तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। लगाओ हेमंत, बहिरा हो जाओ। चालू भी कर गया है कैमरा, मूर्ख इंसान। स्पेस नहीं है कैमरे में जो चालू करके गए हो। कैसी आ रही है शक्ल काला काला। ये लाइट बेकार हो गई है यार, चेंज करना। हेमंत, हम शुरू किए दे रहे हैं, जल्दी आओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्लाइंग मंदिर। गाइस आज मैं बहुत भयंकर। तुम पागल हो क्या? ऐसे कौन करता है? बहन डर गई, बहन डर गई। हाय राम, मेरी जान ले ली थी यार तुमने। हाय कैसा लगा मेरा मजाक? अरे यार कसम से बहुत तेज डर गए थे यार। देखो ये गाइस सच में बहुत तेज डर गए थे। तुम छुपे कहाँ थे? मशीन के पीछे छुपे थे? छुप गया। हद हो गई। मैं कहीं छुपा ही नहीं था, मैं तो यहाँ पे आया हूँ। मैंने डायरेक्ट आ गया ऊपर। चुप रहो यार, डरवाओ मत। बाबू भैया थे डायरेक्ट बाबू। मशीन के पीछे छुपे थे, हमें ध्यान भी नहीं दिया। हमें लगा कि अक्सर ये होता है कि जैसे हम कहते रहते कि हाँ कैमरा लगा दो और ये लाइट वाइट लगा दो, फिर ये नीचे चला जाता है। और इधर हमें डर लग रहा था तो हमने इससे कहा था कि नहीं यार लाइट ऊपर बार बार बुझती है। अरे यार बहुत तेज डर गया। मजा आया ना, मजा आया ना आपको देख के? अगर मजा आया तो जल्दी से कमेंट में लिखो तब मैं चलता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्लाइंग मंदिर। गाइस आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ हॉन्टेड स्टोरी, इट मीन्स ट्रू हॉन्टेड स्टोरीज जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने भेजी। एज यू नो कि आप लोग इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी भेज देते हो, फिर मैं बिना शेयर किए मानती नहीं हूँ ना। तो आज भी मैं दो स्टोरी लेके आई हूँ, एक हॉन्टेड जिन की लेके आई हूँ और एक हॉन्टेड स्कूल की लेके आई हूँ। यार स्कूल की कहानी, वो भी भूतिया हो। आज की वीडियो तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, वीडियो को बड़ा सा थम्स अप देना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आपके पास भी कोई यूनिक सी क्रीपी सी स्टोरी है तो उसे जरूर से भेज दो जल्दी। सो विदाउट एनी देरी लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, बात ये है कि एक बंदा होता है, उसका नाम होता है आरिफ। वो अपनी लाइफ से बड़ा यार ऊब सा जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया होता है। उसका बॉस उसकी सुनता नहीं है क्योंकि प्राइवेट ऑफिस होता है, वहाँ पे चमचों की बहार होती है। तो यार वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है अपनी मतलब कि ऑफिस लाइफ से, अपनी पर्सनल लाइफ से। और वो साइड में बैग टांगे हुए, बड़ा सा झोला जैसे प्राइवेट वाले टांग के चलते हैं ना, टांग के घर आ रहा होता है। रास्ते में सुनसान जगह पड़ती है और वहाँ पे वो ऐसे ही सोचते हुए चला आ रहा है कि यार क्या मेरी ज़िंदगी है, गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चली गई है, बॉस सुनता नहीं है, बॉस चमचों की सुनता है, और इस बार भी यार मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा। मैं तो ऊब गया हूँ ऐसी लाइफ से, काश कोई जिन्नात आ जाए मेरी बात सुन ले। अब ये वो बोल ही रहा था, उसी टाइम उसके कंधे पे एक हाथ मिला। कहने लगा क्या तुम मुझे बुला रहे थे? अब वो आ गया एकदम से, यार मैंने तो जिन्नात का नाम लिया था, जिन्न का नाम लिया था, और ये कौन आ गया भैया। अब वो पीछे घूमने जा रहा था कि देखूं तो कौन बुला रहा है मुझको। बस वो हाथ उसको ऐसे रोक देता है, कहता नहीं ये गलती मत करना, पीछे मुड़ के मुझे कभी भी मत देखना। तो अब जो आरिफ होता है वो और ज़्यादा डर जाता है कि यार ये भारी सी आवाज़ और मुझे पीछे भी नहीं देखने दे रहा है। तो वो हाथ बोलता है कि तुमने अभी कहा ना कि जिन का नाम लिया तो मैं हाजिर हूँ, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा, बस तुम्हें बदले में मेरा काम करना होगा। आप लोगों ने भी अपने बड़े बूढ़ों से सुन रखा होगा ना कि ऐसे जिन्न होते हैं और जो आपके मतलब कि आपको पैसा शोहरत सब देते हैं लेकिन बदले में अपना काम भी करवा लेते हैं। आज का मौसम बहुत डरावना सा है, सोचते हो कि हमेशा इनके यहाँ का मौसम डरावना है। यार बहुत दिनों से बारिश चल रही है ना। तो आरिफ बड़ा डर गया, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। वो मतलब कि जिन्न की कहानियाँ तो सबने सुन रखी हैं, हम लोगों को पता है कि जिन्न अच्छे भी होते हैं तो ख़राब भी होते हैं। तो वो बोलता है, कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तो वो बोलता है कि अगर मैंने पीछे मुड़ के तुम्हें देख लिया तो क्या करोगे। तो वो पता है क्या होता है, एक हाथ उसके बगल से पीछे से आता है, मतलब कि हाथ में मांस लटक रहा है, नाखून बड़े बड़े, समझ पा रहे हो, मेरे नाखून तो छोटे छोटे हैं, इट मीन्स मैं चुड़ैल नहीं हूँ। और उसमें एक वो खोपड़ी पकड़े हुए है उस हाथ में। ये सर देख रहे हो, ये उसी आदमी का है जिसने मुझे पलट के देख लिया था। अब आरिफ बहुत डर सा गया, और यार ये मैं किस पचड़े में पड़ गया, मैंने कहाँ से ऐसी जगह पे नाम ले लिया। तो वो कहने लगा कि यार ऐसे तो बहुत लोग जिन्न जिन्न किया करते हैं। कहने लगा नहीं, तुमने उस जगह पे नाम लिया है जहाँ पे मेरी
मतलब कि जो स्पिरिट है वो अटकी हुई है और नाम तुमने इस ऐसी जगह लिया है तो अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ, बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। आरिफ कहता नहीं नहीं मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है और मैं तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकता हूँ। तो जिन्न बोलता है कि नहीं अब तुम ऐसे तो बच ही नहीं सकते हो, अब तुमको मेरा काम करना होगा, तुम अपनी ख्वाहिश बताओ चाहे ना बताओ। अब आरिफ फंस गया एकदम से। तो वो क्या करता है, आरिफ कहता है कि वो सोचता है कि यार अभी यहाँ से निकलता हूँ फिर बाद में देखूँगा। कहता है अच्छा ठीक है मैं सोच के बताऊँगा, अभी मुझे प्लीज़ घर जाने दो। तो आरिफ वहाँ से निकल जाता है। तो आरिफ अब घर पहुँच जाता है। घर में वो बड़ा परेशान सा बैठा होता है ऐसे कुर्सी में आराम से। फिर हाथ आता है उसके ऊपर, क्या सोच रहे हो, मुझसे बचना चाहते हो। अब आरिफ के एकदम होश उड़ गए कि यार क्या ये सच है, मेरे घर तक ये जिन्न आ गया। अब आरिफ और ज़्यादा डर गया। अब आरिफ क्या करे, तो आरिफ कुछ नहीं बोलता है। तो वो जिन्न कहता है बिल्कुल भी ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, मुझसे बच के आज तक कोई नहीं जा पाया है, अपनी कुर्सी के नीचे देखो। आरिफ अपनी कुर्सी के नीचे देखता है तो उसे खूब सारे कटे हुए सर दिखते हैं। सारा वो एकदम शॉक्ड हो गया, एकदम आंखें उसकी बंद। फिर उसने आंखें खोली तो वो सर गायब हो चुके थे। फिर आरिफ अपने आप को किसी तरह से संभालता है क्योंकि वो घर में अपने अकेले रह रहा होता है। वो बताए ये सारी बातें तो बताए किसको। अगले दिन वो ऑफिस जाता है। ऑफिस में भी काम का लोड इतना ज़्यादा होता है तो कुछ देर के लिए वो ये सब बातें भूल जाता है। फिर अचानक से जब घर आने का टाइम हुआ तो उसे याद आता है कि यार फिर से कहीं वो जिन्न ना मिल जाए, फिर मैंने क्या बोल दिया वहाँ पे, मुझे कौन सी ये मैंने मुसीबत मोल ले ली। फिर होता ये है कि इतने में ही उसके बॉस बुलाते हैं। फ़ोन आता है, रखे रहते हैं ना बेसिक टाइप के फ़ोन टेबल पे। फ़ोन आता है, हेलो आरिफ जरा केबिन में आ जाओ। तो आरिफ जाता है केबिन में, कहता है यस बॉस। तो आरिफ से बॉस पता है क्या कहते हैं, कहते हैं कि यार मैं फर्स्ट डे से नोटिस कर रहा हूँ कि यू आर वेरी मतलब कि हार्ड वर्कर, तुम बहुत मेहनत करते हो और तुम तो प्रमोशन डिज़र्व करते ही करते हो। अब आरिफ को ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि यार सालों से मैं इस ऑफिस में काम कर रहा हूँ, बॉस सिर्फ चमचों को मतलब कि प्रमोट कर रहे हैं, मुझको कैसे आज प्रमोट कर सकते हैं। ज़रूर इसके पीछे उस जिन्न का हाथ है। ये प्रमोशन लेटर उसके हाथ में, वो वहाँ से निकलता है तो उसको कुछ समझ नहीं आता है। वहाँ से कुछ दूर पे एक मौलवी साहब थे, वो उस आरिफ को जानते थे, काफ़ी क्लोज जानते थे। तो उसको लगा, उन्होंने जब आरिफ को देखा तो बहुत उदास मन से वो चला जा रहा है अपना बैग लिए। तो बोलते हैं बेटा आरिफ कहाँ जा रहे हो, इतना क्यों टेंशन में लग रहे हो, कुछ परेशान लग रहे हो। तो वो पहले तो कुछ नहीं बताता उन्हें, फिर बताता है कि यार मेरा प्रमोशन हुआ है मौलवी साहब। तो मौलवी साहब कहते पगले ये तो अच्छी बात है। लेकिन फिर वो जब आगे की कहानी उन्हें पूरी बताता है ना तो मौलवी साहब भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि यार मैंने भी देखे हैं बड़े से बड़े जिन, लेकिन लग रहा है कि ये जिन शायद ज़्यादा ही पावरफुल है और क्या कर सकते हैं। कहता है कोई बात नहीं मौलवी साहब, मेरी किस्मत में जो होगा वो होगा। अब वो घर पहुंचता है। अब जिन्नात उसको रास्ते में ही मिल जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है, कहता मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ, पलटना मत बस, अगर तुमने पलट के देखा तो समझो वो टाइम तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी टाइम होगा। क्या कर सकते हैं, आरिफ नहीं पलट के देखता है, घर आ जाता है। तो घर में जिन्न उससे बोलता है कि मेरे साथ चलो। तो आरिफ कहता नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कहता नहीं मैंने तुम्हारा प्रमोशन कराया, अब तुमको मेरा काम कराना पड़ेगा। तो यार आरिफ करे तो करे क्या, जिन्न उसकी पीछे से हाथ आता है एक लंबा सा, उसकी आंखों पे ऐसे आ जाता है। बस आरिफ की हाथ वो तब हटता है जब वो आरिफ अपने आप को एक जंगल में पाता है, एक कब्र के सामने। जिन्न कहता है कि तुमको इस कब्र के अंदर से खोद के एक बॉक्स निकालना है ना, और उसमें से जो चीज़ मिलेगी वो मुझे दे देना। बूंदें गिर रही हैं, दिख रही हैं क्या, बारिश होने वाली है, मतलब कि हो ही रही है, अभी भी थोड़ी सी स्टार्ट हुई है। तो यार आरिफ बड़ा परेशान सा हो जाता है। वो कब्र खोदता है, तो जैसे जैसे कब्र खोदता जाता है ना वो जिन्न एक चीज़ और बताता है कि तुमको रोका जाएगा, तुम्हारे आसपास ऐसे साए आएंगे, ऐसी चीज़ें आएंगी, तुम उन पे ध्यान मत देना, अगर तुमने उन पे ध्यान दिया तो भी तुम मारे जाओगे। तो आरिफ फंस चुका, आगे कुआं पीछे खाई। तो आरिफ ध्यान नहीं देता है, कोई उसका पैर खींच रहा होता है, कोई उसके हाथ खींचता है, कोई शर्ट खींचता है, साए चारों तरफ, किसी का सर नहीं, किसी का कुछ नहीं, ऐसे टाइप की चीज़ें। अब आरिफ और परेशान, किसी तरह से वो खोलता है, कब्र खोदता है, उसके अंदर से बॉक्स निकालता है। बॉक्स को वो लेके नहीं चल पा रहा होता है वो, क्योंकि उसको वो सब नोच रहे होते हैं ना इधर उधर से, तो वो काफ़ी थक जाता है। तो किसी तरह से वो उस जिन्न के पास वो बॉक्स लेके जाता है, कहता है ये लो। तो जिन्न बोलता है कि नहीं मुझे बॉक्स नहीं चाहिए, मुझे बॉक्स के अंदर जो चीज़ है वो चाहिए, मैंने तुमसे बताया था कि मुझे बॉक्स के अंदर की चीज़ चाहिए, तुम बॉक्स क्यों दे रहे हो। तो यार ठीक है, आरिफ कहता है ओके।
तो आरिफ अब क्या करता है, कहता है ठीक है, वो बॉक्स लेके जिन कहता है कि घर चलो, घर में दो चल के, यहाँ पे रुकना सेफ़ नहीं है मेरे लिए। तो आरिफ सोचता है यार ये तो जिन है, ये क्यों ऐसे कह रहा है मेरे लिए सेफ़ नहीं है। तो अब वो घर पहुंच जाता है, उससे किसी तरह से जिन्न जो है ना बॉक्स खुलवा लेता है और बॉक्स के अंदर पता है क्या होता है, एक दिल जैसी चीज़ रखी होती है, खून से लथपथ, काला काला सड़ा हुआ, इस टाइप का कुछ। तो आरिफ देख के बड़ा, आरिफ को वो लगता है, तो आरिफ के पीछे से हाथ आता है, दो मेरे हाथ में रखो। उसी टाइम उसके आरिफ के फ़ोन की घंटी बजती है। तो आरिफ पूछता है, फ़ोन उठाता है तो उन्हीं मौलवी साहब का फ़ोन होता है। तो आरिफ कहता है, मतलब कि सॉरी, मौलवी साहब कहते हैं कि आरिफ मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम उस जिन्न की कोई भी शर्त पूरी मत करना, वो तुमसे कोई काम करवाएगा वो बिल्कुल भी मत करना। तो आरिफ कहता है यार, मतलब कि मौलवी साहब मैंने तो कर दिया, उसने एक बॉक्स मंगवाया था, बॉक्स मैं लेके आ गया हूँ घर, और उसमें एक दिल बड़ा हुआ है, बस वो मैं उसको देने जा रहा हूँ। तो उधर से मौलवी साहब की आवाज़ आती है कि नहीं नहीं, ये गलती बिल्कुल मत करना, उस बॉक्स में देखो क्या कोई धागा काला पड़ा हुआ है। वो कहता है हाँ पड़ा हुआ है। कहता है कि जल्दी से ये धागा उस हाथ में तुम बांध दो, अगर उस हाथ में तुम धागा बांध ले जाओगे तो ये जिन्न भी तुम्हारा पीछा नहीं मतलब कि करेगा, वरना क्या होगा कि उस दिल को जिन्न लेके वो पावर हासिल कर लेगा, वो इंसानों के अंदर प्रवेश कर जाएगा। क्योंकि ऐसी हम लोगों ने कई कहानियां सुनी है ना कि जिन लोग इंसानों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है, मौलवी साहब बताते हैं। हो सकता है कि आरिफ वो तुम्हारे अंदर ही प्रवेश कर जाए। तो आरिफ बहुत डर जाता है, तो वो दिल जो होता है ना उसको नहीं देता है, वो वापस बॉक्स में बंद करके रख देता है और धागा निकाल के चट से उसके हाथ में ऐसे बांध देता है। अब कस के चिल्लाने की आवाज़ आती है और कमरे में पूरा धुआं धुआं हो जाता है, बारिश तेज़ हो गई है और एकदम से आरिफ जो होता है ना वो तो बेहोश हो जाता है। अब जब आरिफ की आंख खुलती है तो उस रूम में कोई भी नहीं था, यानी कि इट मीन्स वो जिन्न भी जा चुका था और वो बॉक्स भी चला गया था। इस तरह से आरिफ की जान बचती है। गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? ये मेरे सब्सक्राइबर ने भेजी थी, रेहान ने। इंस्टा पे इन्होंने वॉइस मैसेज किया था और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया है तो कर लो भैया, जल्दी से अपनी स्टोरीज़ भेज देना, फ्लाइंग बंदे के नाम से ही मिल जाएगी। सेकंड स्टोरी मुझे भेजी है इशिका ने। इशिका बताती हैं कि उनका जो स्कूल होता है वो कब्रिस्तान में बना हुआ है और बहुत ज़्यादा डरावना होता है। तो उनके स्कूल में अक्सर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो मतलब कि टीचर्स या पेरेंट्स नहीं मानते हैं, लेकिन बच्चे बताते हैं कि हमने ये देखा वो देखा ऐसे करके। लेकिन इशिका भी भूत प्रेत पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। इसलिए एक दिन क्या होता है कि इशिका के सारे स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना वो बाहर ग्राउंड में गए हुए थे, लंच का टाइम होता है और इशिका अपना वापस आती हैं लंच करके, पानी की बोतल शायद लेने के लिए आती हैं। तो जैसे ही अपने कमरे में आती है ना तो इसका को लगता है कि विंडो में उधर कोई बैठा हुआ है, क्योंकि उधर से कब्रिस्तान दिखता था। यार सोचो कितना मतलब कि अजीब सा था स्कूल, कब्रिस्तान पे बना हुआ है और थोड़ी बहुत कब्रें बाकी हुई थी कि मतलब कि जैसे कोई प्लॉटिंग हो जाती है ना तो थोड़ी बहुत जो बाकी रह जाती है। उनको लगा कि कोई उधर से झांक रहा है, तो इसका ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, फिर उसने पानी ऐसे पीते हुए चली गई पीछे, एकदम से देखा तो वो देख क्या रही है, कोई वहाँ पे बंदा नहीं होता है, कोई भूत या जो भी होता है बंदा, उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है, वो पूरा वाइट होता है और लगता क्या है कि ये जबड़े अबड़े ना उसके कटे हुए हैं, ये सब मांस लटक रहा होता है और उसके हाथ उस खिड़की में ऐसे ऐसे सरिया होते हैं ना उस पर ऐसे पकड़ के ऐसे कोई देख ऐसे। और सोचो ये अजीब सा आँखों से खून गिर रहा है, ये जबड़े, कितना अजीब लगा। इसका ने ये देखा बस वो बेहोश हो गई वहाँ पे। यार मैं भी अगर ऐसा कुछ देख लूँगी तो होश में चिल्लाना इल्लाना तो छोड़ दो, शायद हार्ट अटैक आ जाएगा। तो वो बेहोश हो गई। उसके बाद जब वापस लंच टाइम ओवर हुआ, उनके क्लासमेट्स और टीचर्स आए, तब उन्होंने उसको अपनी बातें बताई। तो खैर प्रिंसिपल ने इस बात को सीरियसली लिया क्योंकि वो बेहोश हो गई थी और सारी जितनी विंडोज़ थी वो सब सील करवा दी गई। और ये थी कहानी इशिका की। सो आपकी भी अगर कोई हॉरर स्टोरीज़ है तो ज़रूर से भेज दीजिएगा। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि आप ही लोग भेजते हो, है ना, मैं तो सिर्फ सुनाती हूँ। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लेना, वीडियो को बड़ा सा थम्स अप दे देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए अपना ध्यान भी रखना। टाटा, बाय बाय।